सो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली जनरल साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो 19th सेंचुरी के बिगनिंग में डाल्टन ने प्रपोज किया कि सारे मैटर्स जो हैं वो एटम से बिन के बने होते हैं, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिविजिबल है। जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इनको ना ही डिवाइड किया जाता है, ना ही डिवाइड किया जा सकता है, ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। और यही जो हैं वो सारे मैटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। और ये भी बोला कि ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक किसी एलिमेंट के सारे एटम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है। यहाँ से हमने को 3 चीज़ें सीखने को मिलती है। क्या? डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में एटम को इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया, और एक एलिमेंट के सारे एटम जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। अब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसने बोला कि एटम जो है वो नॉट डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन बाद में देखा गया कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि इंडिविजिबल तो नहीं है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना है कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। ये डाल्टन के ड्रॉबैक से इंडिविजिबल तो नहीं है, बट ये सबसे छोटा पार्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। आप मतलब एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल, जो एटम डिवाइड हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। या तो एक फ्री स्टेट में रह सकता है या न्यूक्लियस से बाउंड होकर रह सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये स्फेरिकल सेल में, स्फेरिकल सेल का वेरियस रेडियाई में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है तो ये एक स्फेरिकल शेल हो गया, एक एनर्जी लेवल, एक ये हो गया जो कि दूसरा एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इन सारे एनर्जी लेवल्स में स्फेरिकल सेल में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखना, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/1837 पार्ट ऑफ 1/1837 पार्ट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास होता है उससे 1857 गुना कम होता है, ठीक है। और इसका मास क्या होता है? 9.101 इंटू 10⁻31 kg। याद रखना इसका ऑर्डर, बस याद रखना कि ये 10⁻31 kg के आसपास होता है, और 9 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इसका क्या होता है? 0.000548 AMU, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना होता है? सेम एज इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट इसमें पॉजिटिव होता है, विच इज़ +1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। इसका वेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वेट 9 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। ऑर्डर याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -10⁻31 kg के ऑर्डर में होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो -10⁻27 kg के ऑर्डर में होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.00277। सो बेसिकली 1 AMU बोल सकते हो प्रोटॉन के मास को, ठीक है। ये फर्स्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है। किसके थ्रू? एनोड रेज के थ्रू गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर करा, ठीक है। और फाइनली रदरफोर्ड ने इसको आइडेंटिफाई करा और इसका नाम दिया कि ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन वाले में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखना कि सबसे पहले गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर करा। डिस्कवर सबसे पहले कौन करा? गोल्डस्टीन ने। कैसे? एनोड रेज के थ्रू। और फाइनली इसको आइडेंटिफाई करके नेमिनक्लेचर कौन किया? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम विच with equal charge of opposite nature, hence atom is neutral। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल नंबर में होते हैं एक एटम के अंदर, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पे सेम नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे सेम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके इसको न्यूट्रल बना देते हैं। इसलिए जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि
न्यूट्रल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमने बात करा नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो हमारा होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसको N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका AMU जो होता है, इसका मास जो होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना था 1.0027, इसका 1.0087, ठीक है। इसको भी 1 AMU के आसपास बोल सकते हो, स्लाइटली हायर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो सबसे कम होता है। डिस्कवर कौन किया था, जेम्स चैडविक 1932 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। बस प्रोटॉन का याद रखना कि गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर करा था पहले और आइडेंटिफाई करके इसका नोमेनक्लेचर जो है वो रदरफोर्ड 1919 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट कैट कैसे डिफाइन होता है। AMU इज डिफाइंड एज प्रिसाइजली 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो एक एटम का मास होता है उसके 1/12 टाइम्स जो होता है वो 1 AMU कंसिडर किया जाता है, ठीक है। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को 1 AMU बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस देख लेते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है बहुत स्मॉल और डेंस एरिया होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके सेंटर पे, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इसका न्यूक्लियस बहुत छोटा और काफ़ी डेंस रीजन होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जॉइंटली कॉल न्यूक्लियॉन। हाँ, अभी बताया ना कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिसको जॉइंटली एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर करा, तो रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर करा। कैसे, जीजर मार्टसन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते थे ना 9th में, तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के हेल्प से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का इन्वेंशन करा, आई मीन डिस्कवर करा, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स आर क्लोज बाउंडेड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस बाई द न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं दैट इज़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो एक दूसरे से बहुत क्लोज बाउंड होते हैं, ठीक है। कौन से फोर्स के थ्रू, न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर बेसिकली कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, इट मीन्स कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप कर दो तो वो हमारा एटॉमिक मास नंबर हो जाता है, ठीक है। ये क्या डिटरमाइन करता है, एटॉमिक मास ऑफ एटम को डिटरमाइन करता है, ठीक है। कैसे इसको करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वेरी सिंपल, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है वो फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट नहीं है, याद रखना। जो एटॉमिक मास होता है वो फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं होता है, वेयर एज एटॉमिक नंबर जो होता है वो फंडामेंटल कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये फंडामेंटल कैरेक्टर होता है, बट एटॉमिक मास जो होता है वो फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट नहीं कंसिडर होता है। एटॉमिक वेट की बात कर लेते हैं। एटॉमिक वेट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। जितना उसका एटॉमिक मास नंबर होगा, ठीक है, उसी के आसपास उसका एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन, एटॉमिक वेट जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। जस्ट वेट अ मिनट।
ठीक है। तो एटॉमिक वेट जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस का सम होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जैसे सोडियम प्लस में Na+ में 2 8, मैग्नीशियम 2+ में M2 8, फेरस 1- में 2 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस आयंस एंड एटम्स आर सेम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? सेम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईच आयन और एटम विथ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तीनों में देखा जा रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। बहुत पूछा जाता है कि आइसोटॉप्स किसको बोले जाते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप्स वो होते हैं, ठीक है, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, दैट मीन्स उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो, बट एटॉमिक मास दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो वो अलग अलग हो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो विच इज़ एटॉमिक नंबर सेम हो, बट उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, उन्हें आइसोटॉप्स बोला जाता है। ठीक है, द प्लेस ऑफ आइसोटॉप इज सेम इन पीरियोडिक टेबल एज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, उनका जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस होता है वो सेम होता है, क्योंकि उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड नेक्स्ट होता है ट्रिटियम। यहाँ पे है, जिनमें यहाँ पे देखो 1H1 एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, एटॉमिक मास 1 हो गया। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास तो 2 हो गया, बट प्रोटॉन एक ही है। नेक्स्ट है ट्रिटियम। ट्रिटियम में आपका एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 1H3, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 3 है। वैसे ही आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन जो होता है O16, O17, O18, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। ठीक है, सिमिलरली आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो हो वो सेम हो। ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट उनका जो एटॉमिक नंबर हो वो डिफरेंट हो, विच इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डिफरेंट हो, बट अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर दिया जाए तो वो सेम होना चाहिए। वो क्या होते हैं? आइसोबार्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोन क्या होते हैं? जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड नेक्स्ट आया न्यूट्रॉन। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो आइसोटोन हो जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फेनोमेना होता है। ठीक है, जो कि अनस्टेबल एलिमेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये एलिमेंट जो है स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ठीक है, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये क्या क्या इमिट करते हैं? अल्फा बीटा गामा रेस को इमिट करते हैं फ्रॉम द एटम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इनको रेडियो एक्टिव रे बोला जाता है, अल्फा बीटा गामा रे को। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो होता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता। याद रखना, अगर पूछ दे कि रेडियो एक्टिविटी इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, तो ये बोलना है इसको कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, नॉट ए केमिकल रिएक्शन। इसको डिस्कवर कब किया जा गया था? कि इसको डिस्कवर किया था हेनरी बैकरेल ने यूरेनियम एलिमेंट में इन 1896। ठीक है, 1896 में डिस्कवर करा था, और 1898 में मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरी क्यूरी ने डिस्कवर करा रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम को। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का खोज तो हेनरी बैकरेल ने 1896 में यूरेनियम एलिमेंट में ही कर दिया था, बट 2 साल बाद 1898 में मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम का खोज किया। किसका? पोलोनियम का। तो अगर पूछ दे कि पोलोनियम का डिस्कवरी किसने किया, तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने करा 1898 में, जो कि एक अगेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 1902 में मैरी क्यूरी एंड सोडी ने डिस्कवर करा रोडियम का। अब रेडियम का डिस्कवर किसने किया? 1902 में रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैरी क्यूरी और सोडी। यहाँ पे उनके हस्बैंड पियरी क्यूरी नहीं है, मैरी क्यूरी और सोडी ने डिस्कवर करा रेडियम का। ठीक है, कहाँ से? यूरेनियम के ओर से। ठीक है, यूरेनियम और मिनरल पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से किसका आविष्कार हुआ? रेडियम का। पिच ब्लेंड किसका मिनरल है? यूरेनियम का मिनरल है। ठीक है, अब वेलोसिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा गामा की होती है, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। ठीक है, अल्फा की सबसे कम होती है।
अब आयोनाइजिंग पावर पावर किसकी होती है? तो भाई जो धीरे धीरे जाएगा वो ज़्यादा इफेक्ट डाल के जाएगा, तो इसलिए ये जो आयोनाइजिंग पावर है वो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी में याद रखना आपकी अल्फ़ा बीटा गामा हम ऐसे नॉर्मल टर्म में बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो ऑर्डर भी इसका ऐसे ही होता है कि अल्फ़ा से ज़्यादा स्पीड बीटा की होती है, बीटा से ज़्यादा गामा की होती है। अगर आयोनाइजेशन की बात करें तो ये रिवर्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा जो है वो बहुत स्लो ट्रैवल करता है, इसलिए ज़्यादा आयोनाइज करता है। देन आता है बीटा आपका, देन आता है आपका गामा, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनका डिस्कवरी कौन कौन किया। पाई मेजॉन 1947 में सिसिल पॉवेल ने इसका डिस्कवरी करा था। पाई मेजॉन का डिस्कवरी कब हुआ था? 1947 में। किसने करा था? सिसिल पॉवेल ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक, हमने बात कर ली। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी करा था, बट रदरफोर्ड ने उसको नेम दिया था, ठीक है। गोल्डस्टीन ने एनोड रे से इसका डिस्कवरी करा था। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो याद ही रहता है। पाई मेसॉन का याद रख लो, सिसिल पॉवेल, ठीक है। हिग्स बोसोन के बारे में बात करते हैं। हिग्स बोसोन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि हिग्स फील्ड से एसोसिएटेड है, ठीक है। हिग्स फील्ड क्या होता है? जो कि अ फील्ड दैट गिव्स मास टू अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क, ठीक है। हिग्स फील्ड जो होता है एक फील्ड होता है जो कि फंडामेंटल पार्टिकल को मास दे देता है, और वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्वार्क हो गया, ठीक है। उसी में एक हिग्स बोसोन पार्टिकल है। मेन स्ट्रीम मीडिया में हिग्स बोसोन हैज़ बीन कॉल्ड गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन को मेन मीडिया में गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, 1993 के बुक से। गॉड पार्टिकल को नोबेल प्राइज, द गॉड पार्टिकल फ्रॉम द बुक 1993 बुक द गॉड पार्टिकल बाई नोबेल लिटरेचर लियोन लेडरमैन ने लिखा था। कौन सी बुक? द गॉड पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन चार्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो फिजिकल चेंजेस का मीनिंग होता है कि बेसिकली ये रेफर करता है चेंज इन विच द मॉलिक्यूल आर रीअरेंज्ड बट देयर केमिकल इंटरनल कंपोजिशन रिमेन सेम, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल का जो रीअरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली मॉलिक्यूल जो है वो रीअरेंज हो जाते हैं, बट उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। वेयर एज केमिकल चेंज एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यू सब्सटेंस में, ठीक है, जिसका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन हो जाता है। तो ये याद रखना कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन का चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनका रीअरेंजमेंट होता है, बट उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम रहता है। वेयर एज केमिकल चेंज में क्या होता है कि ऑल टुगेदर नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, जिसका ऑल टुगेदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। नेचर क्या होता है? तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, जो केमिकल होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ओरिजिनल मैटर कैन बी रिकवर्ड। फिजिकल चेंज में ओरिजिनल मैटर को रिकवर किया जा सकता है, केमिकल में रिकवर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स क्या क्या इन्वॉल्व करता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस दैट इज शेप, साइज, कलर। ये फिजिकल चेंज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लेके आता है, जैसे उसका शेप चेंज कर देगा, साइज चेंज कर देगा, कलर चेंज कर देगा। बट केमिकल चेंज में चेंज इन फिजिकल, जो केमिकल चेंज जो होता है उसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन में चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल चेंज में बस उसके फिजिकल में ही प्रॉपर्टी में ही चेंज आएगा, जैसे शेप, साइज, कलर हो गया। बट केमिकल चेंज में फिजिकल के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजेस देखने को मिलता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो फिजिकल चेंजेस में नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, बट केमिकल में नया प्रोडक्ट बनता है। एनर्जी देखते हैं, तो फिजिकल चेंज में बहुत कम एनर्जी या नेग्लेजिबल एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बट केमिकल में एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी होता है और एनर्जी इवॉल्व भी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपोरेशन ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, चॉपिंग इन वुड, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर। ये सारे फिजिकल चेंजेस है,
बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वेयर एज केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा, ये रिएक्शन कर देता है, नया सब्सटेंस बना लेता है। ब्लीचिंग अ स्टैंड, फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर एंड पेपर, ये भी फिजिकल चेंज नहीं केमिकल चेंज है। नेल का जो रस्टिंग हो जाता है वो भी केमिकल चेंज है। मिल्क का जो खट्टा हो जाता है वो भी केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड जो होता है वो भी केमिकल चेंज है, उसमें भी नए सब्सटेंस बन जाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में। तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो एक स्पेशल टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें टू और मोर सब्सटेंस कंपोज्ड होते हैं। दो और मोर सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो बेसिकली हम होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। सो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल को नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है डज नॉट अलाउ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर। जो सॉल्यूशन के थ्रू लाइट की बीम भेजोगे तो स्कैटर नहीं होने देगा। जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। फ्रॉम अ सॉल्यूशन द सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो अगर सॉल्यूशन होगा उसमें से अगर चाहो कि फिल्ट्रेट करके और सॉल्यूट को सेपरेट कर ले तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट आर मॉलिक्यूल दैट हैव द एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर मॉलिक्यूल नोन एज सॉल्यूट। तो बेसिकली जो सॉल्यूट को खुद में डिसॉल्व कर ले वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। याद रखना यहाँ पे गलती करने का चांसेस है कि सॉल्वेंट लोग अभी जनरली लिक्विड को मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड वर्क टू पुट द सॉलिड मॉलिक्यूल अपार्ट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट वर्क टू पुट द सॉलिड मॉलिक्यूल अपार्ट। सो बेसिकली जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होता है वो क्या काम करता है, ये काम करता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल को हम सेपरेट कर दें, ठीक है, अपार्ट कर दें, अपने में घुला लें। इवेंचुअली द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट, ठीक है। जो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, एलिमेंट होता है, वो सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन बात कर लेते हैं। एक गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, ओनली गैसेस आर डिजॉल्व, ठीक है। जाहिर सी बात है कि गैस में लिक्विड या सॉलिड तो डिजॉल्व होगा नहीं। तो अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो उसमें बस गैस ही डिजॉल्व होगा अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन, ठीक है। एग्जांपल के लिए एयर देख लेते हैं। एयर में किस चीज़ का सॉल्यूशन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस हैं, डिजॉल्व्ड इन नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन की। तो अगर सॉल्वेंट जो है लिक्विड है तो ऑलमोस्ट ऑल गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो उसमें हम गैस, लिक्विड और सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं गैस इन लिक्विड, यानी कि जहाँ पे गैस सॉल्वेंट है और लिक्विड आपका सॉल्यूट है, वो क्या हो गया, ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। वाटर आपका लिक्विड एज सॉल्वेंट एंड ऑक्सीजन आपका एज ए सॉलिड वर्क कर रहा है, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो गया आपका, गैस इन लिक्विड का। लिक्विड इन लिक्विड की बात कर लेते हैं तो वो हो गया अल्कोहल बेवरेजेस, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड का बात करते हैं तो यहाँ पे होगा सुक्रोज इन वाटर। सुक्रोज जो होता है वो सॉलिड होता है और वाटर जो होता है लिक्विड होता है, तो सुक्रोज इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोडियम क्लोराइड आपका सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, तो वहाँ से भी हम देख लिए कि सॉलिड इन लिक्विड। अब अगर सॉलिड सॉल्यूशन है, अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, उस केस में भी गैस, लिक्विड और सॉलिड हमारा डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि बस हमारा जब गैस एज ए सॉल्वेंट होगा उस केस में बस उसका सॉलिड जो होगा वो गैस ही होगा, बट अदर देन दैट अगर लिक्विड और सॉलिड जो है आपका सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है तो उसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गैस इन सॉलिड का। तो हाइड्रोजन डिजॉल्व इन पैलेडियम, हाइड्रोजन स्टोरेज। तो बेसिकली हाइड्रोजन के स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पैलेडियम में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हाइड्रोजन का स्टोरेज होता है। तो ये आपका एग्जांपल है गैस इन सॉलिड का, कौन सा, हाइड्रोजन स्टोरेज, जहाँ पे हम हाइड्रोजन डिजॉल्व इन पैलेडियम कर देते हैं। लिक्विड इन सॉलिड का तो मर्क्यूरी इन गोल्ड फॉर्मिंग, अमलगम, हेक्सेन इन पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो मर्क्यूरी जो है वो गोल्ड फॉर्मिंग अमलगम में
मर्क्यूरी का यूज़ होता है। तो मर्क्यूरी आपका लिक्विड हो गया और गोल्ड जो है वो आपका सॉलिड हो गया। तो ये एक तरह से लिक्विड इन सॉलिड का हो गया। एक और एग्जांपल है इसका, हेक्सेन इन पैराफिन वैक्स। हेक्सेन जो होता है वो लिक्विड होता है, पैराफिन वैक्स जो होता है वो सॉलिड होता है। नेक्स्ट हमारा सॉलिड इन सॉलिड का, तो वो बहुत ही सॉलिड एग्जांपल है उसका कि एलॉय जो होते हैं, एलॉय जो होते हैं जैसे लेट्स से ब्रॉन्ज हो गया, वो कॉपर एंड जिंक का सॉल्यूशन हो गया, तो वो हमारे सॉलिड इन सॉलिड का हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट, कंसंट्रेशन, सैचुरेटेड वाले। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो कैन एक्सेप्ट मोर सॉलिड, जो कि और सॉलिड को एक्सेप्ट कर सकता है, अनटिल इट बिकम सैचुरेटेड, और इन विच देयर इज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, जिसमें कम सॉलिड डिजॉल्व होते हैं उसको डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, ठीक है, जिसमें कि दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू अमाउंट दैट कुड डिजॉल्व, जिसमें जितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया जा सकता है उससे ज़्यादा, रिलेटिवली ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सब्सटेंस दैट इज बिन मिक्सड इनटू इट। सैचुरेटेड मतलब उसका सैचुरेशन लिमिट पहुंच गया, इससे ज़्यादा अगर और डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं करेगा सॉलिड को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉलिबिलिटी की। तो ये बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन a unit volume of liquid substance as a solvent to form saturated solution under specific condition of temperature and pressure। तो बेसिकली सॉलिबिलिटी क्या होती है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पे कितने अमाउंट ऑफ सॉलिड को उसमें मिलाया जा सकता है पर यूनिट ऑफ दैट सॉल्वेंट, वो टू मेक इट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया जाए, वो होता है सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें 2-3 कीवर्ड है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज अ सॉल्यूट याद रखना, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, टू मेक इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो आपकी सॉलिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे सॉलिबिलिटी जो है वो एक्सप्रेस की जाती है एज मोल ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कितने मोल ऑफ सॉल्यूट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिलाया जा सकता है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस जो होता है वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है सच एज वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जिधर सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन होता है उधर जो है आपका सॉल्वेंट मूव करता है। ठीक है, दैट टेंड टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन टू साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इधर हाई कंसंट्रेशन का आपका हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, इधर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। तो क्या करेगा, इसमें आपका जो सॉल्यूशन है, जो भी इसमें सॉल्यूशन, लेट्स से वाटर एज ए सॉल्वेंट है, तो वाटर जो है वो क्या करेगा कि हाई कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन है, इससे लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ताकि ये जो आपका इधर आपका क्या है, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन मूव्स इनटू हायर सॉल्यूट, सॉरी ये जो लो सॉल्यूट है इधर, वो लो सॉल्यूट का सॉल्वेंट जो है हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ताकि ये भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए और इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वलाइज हो जाए। तो याद रखना, ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट की तरफ उसका सॉल्वेंट मूव करता है। सेमी पेरिमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल या सिंथेटिक मेम्ब्रेन होता है जो एक सर्टेन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट, बाकी सबको रोक लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है हैज स्पेसेस बिटवीन द सॉलिड पोर्शन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर दैट इनेबल सर्टेन सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल टू पास थ्रू बट आर डिजाइन्ड टू रेस्ट्रिक्ट अदर पार्टिकल विच आर लार्जेस्ट। ठीक है, तो एक तरह से आप छन्नी टाइप से कंसिडर कर सकते हो कि इसमें जो इसका वो होता है, वो होल्स होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे आपके जिसका पार्टिकल का साइज उसको निकाल देता है, बड़ा जो होता है उसको रोक देता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल मिनरल और ओर्स के बारे में। अर्थ क्रस्ट में बेसिकली ये पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ एलिमेंट होता है। अमॉन्ग नन मेटल में ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन, अमॉन्ग मेटल एल्यूमिनियम इज इन अबंडेंस। तो अगर हम बात करें नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसका है, ऑक्सीजन का है, उसके बाद सिलिकॉन का है,
और अगर हम मेटल के क्षेत्र में बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। याद रखना, बहुत बार पूछता है कि अमॉन्ग मेटल एल्यूमिनियम इज इन अबंडेंस, अमॉन्ग नॉन मेटल ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो होते हैं वो अबंडेंस में होते हैं। मेटल जो होते हैं वो दो स्टेट्स में पाए जाते हैं, एक तो फ्री स्टेट में पाया जा सकता है और एक कंबाइंड स्टेट में पाया जा सकता है। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं गोल्ड प्लेटिनम वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि भाई रिएक्टिव ही नहीं है तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है। जैसे सब मेटल कॉपर सिल्वर आयरन जो होते हैं वो दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव के बीच में पाए जाते हैं, कॉपर सिल्वर आयरन। मिनरल किसको बोलते हैं? स्टेट इन विच मेटल एंड देयर कंपाउंड ऑकर इन अर्थ क्रस्ट। तो जो हमारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं? स्टेट इन विच मेटल एंड देयर कंपाउंड, मेटल एंड देयर कंपाउंड जो है वो किस स्टेट में पाए जा रहे हैं अर्थ क्रस्ट में, उसको हम मिनरल बोलते हैं। ठीक है, ओर्स किसको बोलते हैं? इन ओर्स वो मिनरल होते हैं जिसमें हम इकोनॉमिकली बेनिफिशियल तरीके से मेटल या जेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि हमारा एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अब 5 मिनरल हो सकते हैं। उन पांचों मिनरल से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना इक्वली फिजिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल तो होगा नहीं। ठीक है, इन 5 में से लेट से कोई एक मिनरल है जिसको कम खर्चे में इससे एल्यूमिनियम निकाला जा सकता है, तो उसको ओर्स बोलते हैं। ठीक है, मिनरल और ओर में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। यूजुअली ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड, सल्फेट जो होते हैं वो ओर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन मिनरल एंड ओर्स ऑफ सम मेटल। ठीक है, कुछ मेटल हैं और उनके कौन कौन से मिनरल, कौन कौन से ओर हैं। ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भी निमोनिक बना के कैसे भी करके याद कर लेना। सोडियम का जो मिनरल होता है, मिनरल रॉक होता है, वो क्या होता है? रॉक सॉल्ट, ट्रोना, चिली साल्ट पेटर, बोरैक्स, ग्लोबेराइट, ग्लोबुलर सॉल्ट। ठीक है, तो ये सोडियम का है। रॉक सॉल्ट, ट्रोना, चिली सॉल्ट पेटर, बोरैक्स, ग्लोबेराइट एंड ग्लोबुलर सॉल्ट। ग्लोबल से जो आ रहा है वो याद रखना सोडियम का है। बोरैक्स, चिली साल्ट पेटर ये भी सोडियम का है। ट्रोना और रॉक सॉल्ट जो है वो भी सोडियम का है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का साइलेवाइन, कैमेलाइट, स्कियोनाइट, इकोनाइट, स्कोइनाइट या पिक्रोमेराइट। तो बेसिकली आइट जो आता है, क्लोबराइट भी यहाँ पे भी है, तो आइट से तो नहीं याद कर सकते हो। कैमेलाइट, स्कियोलाइट, पिक्रोलाइट ये जो है पोटेशियम के हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के क्या है? मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कैलामाइट, कीसेराइट, इप्सम सॉल्ट। इसका भी बहुत पूछा जाता है मैग्नीशियम का। मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कैमेलाइट, कीसेराइट एंड इप्सम सॉल्ट ये किसके हैं? मैग्नीशियम के हैं। कैल्शियम के कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार। कैल्शियम के लाइमस्टोन, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार याद रखना। एल्यूमिनियम के बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डैशपोर। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डैशपोर ये होता है एल्यूमिनियम का और। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेड का। लेड का होता है ग्लेंजा, सरसुसाइट एंड मैटलोकाइट। ग्लेना, कार्सोराइट, मैटलोकाइट। ठीक है, ये होता है हमारा लेड का। कॉपर का क्या क्या होता है? चैल्कोपायराइट, कॉपर पायराइट भी बोलते हैं इसको, चैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, मैलाचाइट, एजुराइट। ठीक है, ये भी याद रखना। कॉपर का भी बहुत बार पूछा जाता है। चाल्को से अगर आए तो आप समझ जाना कि वो कॉपर है। अगर क्यूप्राइट आ गया, क्यूप्राइट में तो सीयू पहले ही आ रहा है, इसको भी आप समझ जाओगे। मैलाचाइट और एजुराइट ये भी आपके कॉपर के ओर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर का। तो सिल्वर के ओर होते हैं नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट और सेरार्जीराइट। नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट, सेरार्जीराइट ये किसके हैं? सिल्वर के हैं। जिंक के क्या है? जिंक ब्लेंड है, फ्रैंकलाइट है, कैलामाइन है, जिनसाइट है। जिनसाइट से तो जेड आ ही रहा है तो जिनसाइट याद हो जाएगा। कैलामाइन, फ्रैंकलाइट और जिंक ब्लेड ये याद रखना। मर्क्यूरी का सिनेबार होता है, इसका केमिकल फार्मूला HgS होता है। मैग्नीज का क्या होता है? पायरोलुसाइट, मैग्नेसाइट, हॉस्मनाइट। पायरोलुसाइट, मैग्नेसाइट, हॉस्मनाइट ये किसके हैं? मैग्नीज के।
आयरन के क्या क्या होते हैं? मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, लिमोसाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट। मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, लिमोसाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट, ये किसके हैं? आयरन के और हैं। ठीक है, याद रखना इसको, या तो निमोनिक या आप जैसे भी इसको याद रखना चाहते हो याद रख लो, यूट्यूब पे देख लेना एक बार कैसे इसको याद किया जाएगा। एलॉय के बारे में बात कर लेते हैं। एलॉय जो होते हैं वो यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ मेटल, जिसमें एक जो होता है वो मेटल होता है। ठीक है, एलॉय प्रॉपर्टी डिफर्स फ्रॉम द ओरिजिनल मेटल, जो ओरिजिनल मेटल होता है उससे एलॉय की प्रॉपर्टी डिफर करती है। स्टील जो होता है मेड बाय मिक्सिंग कार्बन 0.5% टू 1.5% विथ आयरन। स्टील कैसे बनता है? कार्बन को आयरन से मिला के। ठीक है, कैसे बनता है स्टील? आयरन जो होता है उसमें 0.5% या 1.5% तक कार्बन मिलाओ, स्टील बन जाएगा। ठीक है, स्टरलाइट सिल्वर कैसे बनता है? स्टरलाइट सिल्वर जो होता है 92.5% तो इसमें प्योर सिल्वर होता है एंड 7.5% इसमें अदर मेटल्स यूजुअली कॉपर वगैरह डाले जाते हैं। ठीक है, और स्टरलाइट सिल्वर को कहाँ यूज़ होता है? ज्वेलरी, सिल्वरवेयर, डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टरलाइट सिल्वर में 92.5% प्योर सिल्वर होते हैं, 7.5% यूजुअली कॉपर या अदर मेटल्स होते हैं। अब लिस्ट ऑफ एलॉय और उनके कंपोनेंट्स देख लेते हैं और यूसेस देख लेते हैं। ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये कब कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मेकिंग यूटेंसिल, डेकोरेटिव मटेरियल्स। ठीक है, ये बर्तन और डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में काम आता है। स्टील, आयरन और कार्बन से अभी हमने डिस्कस करा, कार्बन का परसेंटेज 0.5 से 1.5% हो सकता है। स्टेनलेस स्टील क्या क्या होता है? स्टील, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। स्टेनलेस स्टील, स्टील में क्या होता है? बस आयरन और कार्बन होता है, बट स्टेनलेस स्टील में स्टील तो होता है, उसके साथ क्रोमियम, निकिल एंड कार्बन भी यूज़ होता है। ठीक है, क्रोमियम, निकिल, कार्बन जब मिल जाएगा स्टील के साथ तो वो स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। ये कहाँ यूज़ होता है? अगेन यूटेंसिल में यूज़ होता है, सर्जिकल टूल में, मेडिकल इक्विपमेंट में, आर्किटेक्चर में, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस में। और स्टील का यूज़ कहाँ होता है? बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूल, शिप, ऑटोमोबाइल और वेपन्स में यूज़ होता है। ब्रोंज क्या होता है? कॉपर और टीन होता है। ठीक है, अगर कॉपर जिंक को मिला दो तो ब्रास बनेगा। ठीक है, और ब्रोंज कैसे बनेगा? कॉपर और टिन को मिला दो तो। ठीक है, टिन, टिन क्या होता है? अगेन कॉपर और स्टेनलेस स्टील का मिक्सचर होता है, एसएन का। ठीक है, टिन क्या होता है? सीएन और सीयू और एसएन, सीयू और एसएन का मिक्सचर होता है आपका टिन। ठीक है, और कॉपर, ब्रोंज जो होता है कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, और ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। अगेन ब्रोंज का यूज़ क्या है? बियरिंग्स बनाने में, स्पार्क फ्री टूल्स बनाने में, कॉइन्स बनाने में, मेटल स्कल्पचर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में ब्रोंज का यूज़ होता है। ये कॉपर और टिन से बना होता है। ठीक है, ब्रास जो है कॉपर और जिंक से बना होता है। सोल्डर, लेड और टिन से बना होता है सोल्डर, और उसका क्या है? जॉइनिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स बाय हीटिंग, सोल्डरिंग करते हैं हम उसको। ठीक है, ड्यूरा एल्यूमिनियम कॉपर और एल्यूमिनियम को बनाया जाता है मिला के। ठीक है, ड्यूरा एल्यूमिनियम किससे किसके मिलकर बना होता है? एल्यूमिनियम और कॉपर से। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन और कुकवेयर में यूज़ होता है क्या? ड्यूरा एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें। हाँ, इसमें जो आपका ये ड्यूरा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर के साथ साथ इसमें मैग्नीज़ और मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीज़ और एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इससे मिलकर ड्यूरा एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ होता है। जर्मन सिल्वर किससे किससे मिलकर बना होता है? कॉपर, जिंक, कॉपर, निकिल, जिंक, कॉपर, निकिल, जिंक मिलके जर्मन सिल्वर बनाते हैं। ठीक है, कॉपर, निकिल, जिंक मिलके जर्मन सिल्वर बनाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? टेबल वेयर, मरीन फिटिंग, प्लम्बिंग, हीटिंग कॉयल में यूज़ होता है जर्मन सिल्वर। एल्निको नाम से ही क्लियर होता है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन भी होता है। अल्निको ये परमानेंट मैग्नेट होता है। अल्निको क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। नाइक्रोम में क्या क्या होता है? निकिल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। नाइक्रोम में तो निकिल और क्रोमियम तो ऐसे ही दिख रहा है, निकिल और क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज और साथ में होता है। कैसे किस लिए यूज़ होता है? हीटिंग एलिमेंट के तौर पे यूज़ होता है। कैरेट की बात कर लेते हैं। कैरेट जो होता है यूनिट ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड होता है। सोने की शुद्धता को मापा जाता है कैरेट में। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो सबसे प्योर होता है। ज्वेलरी बनाने के लिए मेटल्स लाइक कॉपर और सिल्वर आर मिक्स्ड विथ गोल्ड एज प्योर गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट। ठीक है, जो प्योर गोल्ड होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इसको ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें मेटल जैसे कि कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर बनाया जाता है। इसमें ईच कैरेट इंडिकेट 1/24 ऑफ द होल। जो आपका कैरेट होता है वो एक कैरेट 1/24 ऑफ द होल को रिप्रेजेंट करता है।
सोडियम के बारे में बात करते हैं। सोडियम जो है वो एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है। इट इज़ सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कप्ड विथ एज ऑफ कॉइन। ये एक सिक्के से भी काटा जाता है, काटा जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है। सोडियम इज़ अ वेरी एक्टिव मेटल, ये बहुत एक्टिव मेटल होता है। ये कैन नॉट बी केप्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकता है जब तक इसको केरोसिन ऑयल में ना रखा जाए। केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व किया जाता है टू कीप इट इन फ्री स्टेट, ठीक है। अगर इसको ओपन एयर में रख दोगे तो ये उसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और उसका ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। सोडियम मेटल हैज़ हाई बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। सोडियम मेटल जो होता है उसका वाटर के साथ बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट करके और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हीट रिलीज़ करता है, ठीक है। ये हीट जो होता है वो हाइड्रोजन गैस को इग्नाइट करता है। दिस हीट कॉजेज द हाइड्रोजन गैस टू इग्नाइट। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेनियम एंड लैम्प्स के बारे में। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट जो है वो क्या है, यूरेनियम है आपका। जो हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट पाया जाता है उसका नाम क्या है, यूरेनियम है। उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट क्या है, 238.03, डेंसिटी 19.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सोडियम लैम्प, सोडियम लैम्प क्या इमिट करता है, येलो लाइट, याद रखना। सोडियम लैम्प येलो लाइट इमिट करता है। मर्क्यूरी लैम्प आपका वाइट और ब्लू लाइट इमिट करता है। यहीं पे कैच है, सोडियम लैम्प आपका येलो लाइट यूज़ करेगा, इमिट करेगा, और मर्क्यूरी लैम्प जो है वो वाइट ब्लू लाइट इमिट करेगा। फ्लोरोसेंट लैम्प क्या करेगा, इमिट अ मिक्स्ड लाइट ऑलमोस्ट सिमिलर टू सनलाइट, सनलाइट के जैसे फ्लोरोसेंट लाइट ही ये इमिट करेगा। सोडियम वेपर लैम्प क्या करेगा, ये ऑफन यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ होता है किसका, सोडियम वेपर लैम्प का। इट्स लाइट इज़ मोनोक्रोमैटिक, इसका जो लाइट होता है वो मोनोक्रोमैटिक होता है, किसका, सोडियम वेपर लैम्प का। इट डज नॉट स्प्लिट व्हेन पासिंग थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट से पास होते टाइम सोडियम वेपर वाटर का जो होता है वो स्प्लिट नहीं होता है, इसीलिए इसको मोनोक्रोमैटिक लाइट बोला जाता है। गोल्ड के बारे में बात करते हैं। ये लोवेस्ट केमिकली एक्टिव एलिमेंट अमॉन्ग मेटल्स है, ड्यू टू विच इट इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट। गोल्ड जो होता है वो लोएस्ट केमिकल एक्टिविटी अगर पूछे किस एलिमेंट की होती है तो वो गोल्ड की होती है, इसीलिए फ्री स्टेट में पाया जाता है। जिप्सम के बारे में बात करते हैं। जिप्सम जो होता है इज़ अ मिनरल इन विच माइक्रो एलिमेंट्स सल्फर एंड कैल्शियम आर फाउंड इन अबंडेंस। जिप्सम में एक मिनरल होता है जिप्सम, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, सल्फर और कैल्शियम जो है वो अबंडेंस में पाया जाता है। जिप्सम में क्या क्या पाया जाता है, सल्फर और कैल्शियम। केमिकली जो होता है कैल्शियम सल्फेट, केमिकली इट इज़ कैल्शियम सल्फेट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, CaSO4 2H2O को क्या बोलते हैं हम, जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम में क्या क्या होता है, कैल्शियम और सल्फर एबंडेंस में होता है। जिप्सम CaSO4 2H2O। लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन क्या होता है, एक आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, कौन कौन सी, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन जो होता है वो एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, लाइमस्टोन में। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो यहाँ पे हमने जिप्सम की बात करी ना, CaSO4 2H2O जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आपका सेम CaSO4 बट हाफ H2O, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैसे बनता है, मेड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम को हीट करते हैं। जाहिर सी बात है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे इसमें जिप्सम में, हीट करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उड़ जाएंगे, तो वो क्या बचेगा, हाफ एलिमेंट ऑफ H2O बचता है, जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। यूज्ड एज बैंडेज इन सर्जरी एंड फॉर मेकिंग स्टैचू एंड मोल्ड्स। ये हमारे बैंडेज जो होते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, उसमें जो बैंडेज होता है वो उसमें वो किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। एस्बेस्टस या माइका के बारे में बात करते हैं। तो माइका इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल है, ठीक है। माइका जो है वो नॉन मेटालिक मिनरल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये कंडक्टर ऑफ हीट है एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। माइका जो है या एस्बेस्टस जो है वो हीट को तो कंडक्ट कराता है बहुत अच्छे से, बट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कराता है, इसीलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर होता है। यूजुअली इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इंडस्ट्री फॉर इट्स हाई इंसुलेशन कैपेसिटी। ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है इंसुलेशन कैपेसिटी के लिए, कि भाई वायर है
इसके ऊपर माइका लगा दो सो दैट कि ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी तो होती नहीं है, तो इसमें करंट नहीं मारेगा, इसलिए इसको इंसुलेशन कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही हाई वोल्टेज एंड लो एनर्जी डेसिपेशन, बहुत ही हाई वोल्टेज को विदस्टैंड कर सकता है और इसमें बहुत ही लो एनर्जी डेसिपेट होती है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड केमिकल स्टेबिलिटी होती है इसकी, इसलिए ये कैपेसिटर और एंड इंसुलेटर में भी यूज़ किया जाता है फॉर हाई वोल्टेज इक्विपमेंट। क्या होता है इसका, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एंड केमिकल स्टेबिलिटी भी हाई होती है, इसीलिए यूज्ड इन कैपेसिटर एंड इंसुलेटर, कैपेसिटर और इंसुलेटर में यूज़ होता है किसके लिए, फॉर हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मर्क्यूरी के बारे में। तो मर्क्यूरी जो है वो एक मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, वाइडली थर्मामीटर में यूज़ होता है, क्योंकि इसका हाई रेट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। थोड़ी सी हीट दो तो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, तो हम मेज़र कर पाते हैं टेम्परेचर के डिफरेंस को। ठीक है, हाई थर्मल एक्सपेंशन होता है इसका, इसलिए थर्मामीटर में यूज़ होता है। रिकॉर्ड्स इवन द स्मॉलेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, हाँ अभी हमने बात कर लिया। बॉइलिंग पॉइंट इसका 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करो तो ये बॉयल होने लगता है। मेन रीज़न फॉर यूजिंग मर्क्यूरी इन थर्मामीटर, क्या क्या इसका मेन रीज़न है थर्मामीटर में यूज़ होने का। एक तो ये ओपेक एंड शाइनी होता है, ईजी टू रीड होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ये रिकॉर्ड्स टेम्परेचर को क्विकली रिकॉर्ड करता है। ये डज नॉट स्टिक टू ग्लास एंड इज़ नॉट वेरी वोलाटाइल, ये ग्लास से स्टिक नहीं होता है और ये वोलाटाइल भी नहीं होता है, इसलिए ये रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर को बहुत एक्यूरेटली, इसलिए इसको थर्मामीटर वगैरह में यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं तो बॉक्साइट जो होता है वो मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम होता है, जो कि फाउंड किया जाता है एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट का केमिकल फार्मूला क्या है, Al2O3 2H2O। ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम के फॉर्म में पाया जाता है, कौन सा, बॉक्साइट आपका। ठीक है, डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है आपका, हाईएस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड है। डायमंड में कार्बन एटम्स जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट में बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, डायमंड जो है कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड इन टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट। अगर पूछ ले कि डायमंड में कार्बन जो होते हैं किस स्ट्रक्चर किस लैटिस स्ट्रक्चर में बॉन्डेड होते हैं, तो वो टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्बल की। तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक स्टोन होता है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ प्योर कैल्साइट। ठीक है, क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मार्बल। माणिक्य और रूबी के बाद में बात करते हैं, ये एक स्पेशल स्टोन्स होते हैं, कॉस्टली प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं। माणिक्य और रूबी जो होता है वो पिंक या रेड कलर्ड जेमस्टोन होते हैं। माणिक्य और रूबी क्या होते हैं, पिंक या रेड कलर्ड जेमस्टोन होते हैं। ठीक है, कलर जो होता है वो मेनली बिकॉज ऑफ क्रोमियम होता है इसमें। ठीक है, पिंक या रेड कलर के होते हैं माणिक्य या रूबी। ठीक है, कलर जो होता है इनका मेनली ड्यू टू क्रोमियम की वजह से होता है। मेन कंपोनेंट क्या है इनका, एल्यूमिना है, Al2O3 विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम आयन। ठीक है, मेन कंपोनेंट माणिक्य रूबी का क्या है, एल्यूमिना है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट आयरन के बारे में। तो गैल्वनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट बिकॉज गैल्वनाइज्ड आयरन हैज़ द एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, गैल्वनाइज्ड आयरन जो होता है वो रस्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि गैल्वनाइज्ड आयरन को एबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन हैज़ द एबिलिटी टू ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, इसलिए वो रस्टिंग नहीं लगती है उस पर। ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन के कोरोजन या रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी से बचाने के लिए हम आयरन को गैल्वनाइज कर देते हैं। ठीक है, रेनिन एंड टेनिन क्या होता है, रेनिन एंड टैनिन जो है एक प्लांट सब्सटेंस है। ठीक है, टैनिन जो है वो यूज़ होता है लेदर प्यूरिफिकेशन में किसका यूज़ होता है, टैनिन का यूज़ होता है। एंड वार्निश, लेदर प्यूरिफिकेशन और वार्निश में यूज़ होता है, नॉट रिलेटेड टू रस्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है टैनिंग का। सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग जो होता है, सोल्डर एलॉय कंटेन 68% लेड एंड 32% टिन। तो अभी हमने बात करा कि जो सोल्डर होता है वो Pb प्लस Sn से बना होता है, तो Pb 68%, Sn 32% होता है। क्या करता है ये, कॉपर ब्रास ब्रोंज जर्मन सिल्वर आर ऑल ड्यूअल कंपोनेंट। कॉपर ब्रास सिल्वर ब्रोंज जर्मन सिल्वर जो क्या है वो ड्यूअल कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि वो एलॉय हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन के बारे में। कार्बन जो है
कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, 3 मेन एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। एक एक करके बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट को हम ग्रेफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम्बागो, ओल्ड नेम ऑफ पेंसिल लेड। पेंसिल लेड का ओल्ड नेम क्या है? प्लम्बागो। तो ग्रेफाइट को हम प्लम्बागो नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ये। एटम जो होते हैं जिसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। हमने अभी बात करा डायमंड में, उसमें क्या होता है? टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, बट ग्रेफाइट में क्या होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट सुटेबल फॉर कार्बन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। जो ये क्या करता है? कन्वर्ट इनटू डायमंड अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर ग्रेफाइट को हम वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर में डाल दें तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सॉफ्ट होता है ये। यूज्ड इन लेड पेंसिल में इसका यूज़ होता है। यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट वेयर वेट लुब्रिकेंट कैन नॉट बी यूज। तो ग्रेफाइट को हम एज ए ड्राई लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे वेट लुब्रिकेंट जैसे ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं हो सकता है, वहाँ पे हम ड्राई लुब्रिकेंट के तरह पे ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। जो ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये एक एक्सेप्शन टाइप से याद रखना है, क्योंकि जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, बट जो ग्रेफाइट है वो बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर किया जाता है, वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायमंड के बारे में। तो सॉलिड कार्बन एटम इन डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। सॉलिड कार्बन यूज्ड एंड अब्रेसिव के तरह यूज़ होता है क्या? डायमंड। जैसे इन सॉ ब्लेड और ड्रिल बिट्स में यूज़ होता है काटने कूटने के लिए, कटिंग, ड्रिलिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो डायमंड का होता है वो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंड हाईएस्ट लस्टर, उसका लस्टर भी बहुत ज़्यादा है। मोस्ट वैल्यूएबल जेमस्टोन है ये, ठीक है। इसका जो डायमंड का होता है वो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी अमॉन्ग मटेरियल्स होता है। अमॉन्ग ऑल मटेरियल्स जो डायमंड है वो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी होती है हाई डायमंड की, ठीक है। वेयर एज ग्रेफाइट की हमने बात करी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये डायमंड जो होता है यूज टू इंस्क्राइब वर्ड्स ऑन ग्लास पे कुछ लिखने पढ़ने के लिए यूज़ होता है क्या? डायमंड। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HF जो है यूज़ फॉर ग्लास मेकिंग। HF जो है वो यूज़ किया जाता है ग्लास मेकिंग के लिए और एब्रेशन के लिए, ठीक है। कैरेट क्या होता है? मास यूनिट ऑफ डायमंड। एक कैरेट में 200 mg होते हैं, किसके? कैरेट डायमंड के। कैरेट बेसिकली मास यूनिट ऑफ डायमंड होता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है फ्लोरीन का फार्मूला वो C60 होता है, ठीक है। ये पहले याद रखना। इसमें केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सॉकर बॉल की तरह पे, ठीक है। इसमें 20 हेक्सागन होते हैं, 12 पेंटागन होते हैं। याद रखना, पूछता है कि बकमिंस्टर फ्लोरीन में कितने हेक्सागन होते हैं और कितने पेंटागन होते हैं। तो हेक्सागन आपके 20 होते हैं, पेंटागन आपके 12 होते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लेना कि H जो है वो पहले आता है इसलिए ज़्यादा नंबर है विच इज़ 20, एंड P जो है वो बाद में आता है इसलिए कम नंबर है 12। नहीं, ऐसे नहीं, कुछ और ट्रिक बनाओ। H यानी कि हेक्सागन जो होते हैं वो 20 होते हैं, पेंटागन जो होते हैं वो 12 होते हैं। कुछ ट्रिक बना के याद कर लेना, ठीक है। ये बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है वो ड्रग डिलीवरी इन बॉडी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ट्रैप एंड ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल की तरफ भी यूज़ होता है। याद रखना, बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है वो ड्रग डिलीवरी में भी यूज़ होता है। यूज्ड एज लुब्रिकेंट एंड कैटलिस्ट, इसको लुब्रिकेंट और कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। किसको? बकमिंस्टर फ्लोरीन को। ट्यूब फ्लोरीन जो है इज़ कॉल्ड नैनो ट्यूब। ट्यूब फ्लोरीन जो होता है वो नैनो ट्यूब माना जाता है, ठीक है। इसलिए नैनो ट्यूब में पूछता है कौन से कंपाउंड होते हैं, तो कार्बन कंपाउंड होते हैं। किसमें? नैनो ट्यूब में। नैनो ट्यूब किस लिए यूज़ होता है? तो ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है ये। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस, इसके बारे में देखते हैं। तो कॉल्ड ड्राई आइस सब्लिमेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस एट -78.5 डिग्री सेल्सियस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डायरेक्टली सब्लिमेट करता है सॉलिड टू गैस, कितने पे? -78.5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यूज़ फॉर प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड को प्रिजर्व करने के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे मैकेनिकल कूलिंग अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से प्रिजर्व किया जाता है फ्रोजन फूड को। लिव्स नो रेसिड्यू, ठीक है। जब ये सप्लीमेंट होता है तो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। कोल का टाइप देख लेते हैं हम, ठीक है। कोल में आता है लिंथ्रेसाइड
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है। और कार्बन कंटेंट, ये पूछता है कि कार्बन कंटेंट का ऑर्डर बताओ, किस में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो ऐसे याद रख लेना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो ऐसे याद रखना कि ए बी याद रख लो, तो ए पहले आएगा, ठीक है, फिर आएगा बी। ए बी अगर याद हो गया तो आगे का याद हो जाएगा। कैसे? ए से एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, सब बिटुमिनस से तो ऐसे ही याद आ रहा है कि ये जो बिटुमिनस है उसका सब है, यानी उससे कम होगा इसमें, सब बिटुमिनस। और इसके बाद जो बचा आपका लिग्नाइट, उसको तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना, ए बी, ए से बड़ा बी, इसके बाद तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि एंथ्रेसाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, सब बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है। एक बार इनका कार्बन परसेंटेज भी देख लेते हैं। एंथ्रेसाइट में 80% से ज़्यादा कार्बन होता है, बिटुमिनस में 45 से 85% तक होता है, सब बिटुमिनस में 35 से 45 तक होता है, लिग्नाइट में 25 से 35% तक का कार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेट। कैरेट इज यूज टू कैलकुलेट द वेट ऑफ डायमंड। डायमंड का वेट कैलकुलेट करने के लिए कैरेट का यूज़ होता है, ठीक है। एक कैरेट में कितना होता है? 0.2 ग्राम, ठीक है, 0.2 ग्राम डायमंड होता है। यहाँ भी हमने देखा था कि कैरेट जो होता है, एक कैरेट में 200 mg होते हैं, एक कैरेट में 200 mg होते हैं, या इसको 0.2 ग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है, अच्छा चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने।